ओम नमः शिवाय। चलो व्लॉग बनाए। लो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अर्पणा हिरवाल फिर दोबारा आपके सामने एक नई व्लॉग में। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं कब आया था, क्या क्या कोर्स किया है, कैसे मैंने कोऑप किया, कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स की और कैसे मुझे फुल टाइम जॉब मिली है। तो मेन टॉपिक यही रहेगा कि हम यहाँ पे कनाडा आते हैं और जब ग्रेजुएट होते हैं तो हमें फुल टाइम जॉब कैसे फाइंड करनी होती है और मुझे कैसे मिली है पर्सनली फुल टाइम जॉब। तो हम उसकी बात आज करेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो में सारी नॉलेज लेनी है तो प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लग रही है तो यार लाइक बटन दबा दीजिए। थैंक यू, आपकी हर एक वीडियो में मुझे इतनी सपोर्ट मिल रही है। और गाइज जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो नए आ रहे हैं, जिनको एकोमोडेशन की दिक्कत हो रही है, फिर जॉब वगैरह की, उन सबके लिए एक ग्रुप बना दिया जिसमें वो दूसरे स्टूडेंट्स को फाइंड कर सकते हैं और ईजिली एकोमोडेशन कनाडा में ढूंढ सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, जिसको भी दिक्कत आ रही है एकोमोडेशन को उसको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि मैं वहाँ पे अपडेट्स डालता रहता हूँ स्टूडेंट्स के रिलेटेड जो भी नहीं आने वाले हैं। वैसे पहली बात कर लेते हैं कि मैं कनाडा में कब आया था। मैं 2018 दिसंबर में आया था कनाडा में। सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम था मेरा। तो वैसे 2018 में आया तो मैं भी यहाँ पे किसी को नहीं जानता था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आके हर एक स्टूडेंट स्ट्रगल करता है, वो तो नॉर्मल सी बात है, हर एक स्टूडेंट के लिए होती है कि यार सब कुछ सेटल करना होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पेरेंट्स सब संभाल रहे होते हैं, यहाँ पे हमें खुद करना पड़ता है, ऊपर से यहाँ पे एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। पर एक साल तो हमारा निकल जाता है क्योंकि हमारी जीआईसी चल रही होती है, जिसमें हमें $670 के आसपास मिलता रहता है, जिससे हमारे रेंट वगैरह और जो खर्चा है ग्रॉसरी हो गया या फिर फ़ोन बिल्स वगैरह हो गया वो निकल जाता है, ठीक है। एक साल बाद दिक्कत शुरू होती है। तो हम बात करेंगे कि आपको पार्ट टाइम जॉब्स कैसे ढूंढनी है और कौन से कोर्सेज लेने हैं ताकि आपको आगे जाके ग्रेजुएट होने के बाद एक अच्छा फ्यूचर हो, ना कि बस एक नॉर्मल ई लेबर ही काम कर रहे हो। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को अवेयर हो कोर्स लेने से पहले इंडिया से ही, कि वो कौन सा कोर्स लेकर आए, अच्छे प्रोग्राम लेके आओ जिसकी अच्छी प्लेसमेंट है कनाडा में, तभी आपका आगे फ्यूचर अच्छा हो। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 2018 दिसंबर में आया था। मैंने सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम था जिसमें 6 लेवल्स थे, 6 सेमेस्टर्स थे एंड मेरी 1 ईयर की कोऑप थी, ठीक है गाइज। तो 6 सेमेस्टर तब मैं आया यार, मेरे आसपास वाले स्टूडेंट सब 2 ईयर्स का प्रोग्राम कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में भी ये था कि यार मैं भी जल्दी से प्रोग्राम 2 ईयर का लेके ख़त्म करके वर्क परमिट पे आ जाता हूँ, क्योंकि हमारी यही मेंटालिटी होती है कि जल्दी से कोर्स ख़त्म करो और वर्क परमिट पे आ जाओ। और कोई गलत डिसीजन नहीं है, हर एक पर्सनल बंदे का अपना माइंडसेट होता है, हर एक डिसीजन उसका खुद का होता है कि उसने क्या सोच रखा है अपने फ्यूचर के लिए। बट मेरा कुछ ऐसा नहीं था, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई थी। मेरा ये नहीं था कि मैं जल्दी से वर्क परमिट पे आऊँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कोई ऐसे रश नहीं किया कि जल्दी से पढ़ाई ख़त्म हुए या फिर ऐसा कुछ हो। मैंने आराम से अपने कोर्स किया सिविल इंजीनियरिंग और मैं खुश हूँ। आज मुझे फुल टाइम जॉब मिल गई, मैं उसका बताऊंगा आपको। तो गाइस मैं आया तो मैंने भी आपकी तरह पार्ट टाइम जॉब्स की है। मैंने कनाडा में आके 4 पार्ट टाइम जॉब्स की है। एक तो मैंने अभी जो रिसेंटली छोड़ी है रियल कंडीशन सुपर स्टोर, मैंने फैक्ट्रीज में भी काम किया है, एज अ जेनिटोरियल क्लीनर भी काम किया है टोयोटा कंपनी में। और एक कंपनी में मैंने क्यूए भी काम किया जहाँ पे मैं क्वालिटी चेक करता था, जो ऑटोमोटिव कंपनीज के पार्ट्स होते हैं वो जो बन के आते थे तो मैं उसकी क्वालिटी भी चेक करता था। तो ऐसी छोटी छोटी जॉब्स होती हैं स्टूडेंट्स के। तो अगर स्टूडेंट के टाइम आपको ये नहीं सोचना कि कौन सी जॉब छोटी है कौन सी बड़ी है, क्योंकि यार यहाँ पे हमारे पेरेंट्स नहीं है कि हमारे लिए हर कुछ सेटअप कर रखा है, ठीक है। हमें जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि अगर मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ, पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, बर्गर बना रहा है, ऐसा कुछ है तो बहुत छोटी जॉब है। हर किसी को छोटे से ही शुरू करना पड़ेगा, फिर जाके धीरे धीरे जी के ग्रोथ होती है। क्योंकि आपकी एजुकेशन नहीं है, जब हम 12th के बाद आती है हमारे पास ना कोई इंडिया में एक्सपीरियंस होता है, ना हमारी कोई एजुकेशन होती है। आफ्टर 12th हमें कोई जॉब नहीं देता, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता और कोई हाई एजुकेशन भी नहीं होती। इसके लिए गाइज हमें स्टार्ट हरदम डाउन से ही करना पड़ता है, बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ता है। बट गाइज आपको हार्डवर्क करते रहना है। इस कंट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, हार्डवर्क करोगे तो ऑब्वियसली आप हाई पोजीशन तक भी जाओगे और आपके ड्रीम्स भी आप अचीव कर लोगे। तो गाइज इसके लिए मेक श्योर आप कभी भी ये मत सोचे कनाडा आने के बाद कि यार ये जॉब नहीं करनी वो जॉब नहीं करनी। मुझे वो दिन याद है जब मैं रेज्यूमे बांट रहा था फर्स्ट डे, तो मुझे ना शर्म आ रही थी कि यार मैं कैसे जाके रेज्यूमे अंदर बांटूँ, क्योंकि कभी हमें ये चीज़ इंडिया में सिखाई नहीं जाती कि रेज्यूमे बांटने है ना। ये खुद पर ना शर्म भी आती है यार हर रेस्टोरेंट के अंदर जाके कि यार मेरे को जॉब चाहिए, मुझे जॉब रख लो। तो इट्स ओके, ये यहाँ पे कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर यही है कि यहाँ पे चाहे जितना मर्जी बड़ा इंसान हो या छोटा इंसान, हर कोई काम करता है। और ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पे कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, पेरेंट्स पे या फिर पेरेंट्स बच्चों पर ऐसे कोई डिपेंड नहीं है। हर कोई इंसान काम करना पसंद करता है, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे कभी भी आके ये महसूस ना कीजिए कि छोटी जॉब है ये बड़ी जॉब है। तो ये मैंने आपको बता दिया ताकि आपका माइंडसेट इंडिया से जो है वो यहाँ के चेंज हो जाए कि यार मैंने काम करना है, और कभी ये नहीं सोचना कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। मेरी 8 मंथ का जो कोऑप था वो मैंने खत्म किया, उसके मुझे क्रेडिट्स मिल गए। मैंने 8 मंथ का कोऑप किया और लास्ट फिर उसके बाद मेरा 5th एंड 6th सेमेस्टर था। 5th 6th सेमेस्टर करके मैं ग्रेजुएट हो गया, ठीक है। उसके बाद मेन आता है कि हमें जॉब कैसे ढूंढनी है। तो गाइस मेनली क्या होता है, जॉब
या तो आप खुद अप्लाई करते हो बाहर से, जैसे इंडिया से होता है, जैसे ग्रेजुएट हो जाते हो तो आपको बाहर खुद कंपनीज पर अप्लाई करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन होता है जहाँ पे आप कोअप करते हो, वही कंपनी आपको हायर कर लेती है अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई होती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, मतलब कॉलेज में ही कंपनियाँ आती है वो भी हायर कर लेती है। तो 3 ऑप्शन है, खुद अप्लाई करोगे बाहर, या फिर जहाँ से कोअप किया कि अगर आपकी वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस तो वो हायर कर लेते हैं। थर्ड की जो कंपनीज कॉलेज में आती है, अगर आप उनको अच्छा इंटरव्यू देते हो, अगर आपकी अच्छी एकेडमिक है, जीपी वगैरह, तो वो आपको हायर कर लेते हो। 3 ऑप्शन होते हैं ये फुल टाइम जॉब अचीव करने के लिए, फुल टाइम जॉब अप्लाई करने के लिए, ठीक है guys? आपने बहुत सुना होगा एनओसी जॉब मिल गई इस लड़के को, एनओसी जॉब मिल गई इस लड़की को, आपने बहुत सुना होगा नॉक कैटेगरी। नॉक का पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। नॉक का होता है नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, मतलब ये एक कैटेगरी बना दी गई है कि यार ये वाली जॉब पर्टिकुलर इस वाली कैटेगरी में आएगी, उसकी जॉब ड्यूटीज़ देख के। जैसे आपको मैं बताता हूँ, आपको 4 कैटेगरीज ही बताऊंगा यहाँ पे। नोक 0, नोक ओ बोलते हैं जिसको, नोक ए, नोक बी, नोक सी, नोक डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोक ओ, ए, बी, सी की बात करेंगे एंड डी की। तो ये जो नोक ओ है वो मैनेजमेंट जॉब्स होती हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर हो गया या माइन मैनेजर हो गया, तो मैनेजमेंट जितनी भी जॉब्स है नोक ओ कैटेगरी में आती है। अब नोक ए कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ए कैटेगरी में प्रोफेशनल जॉब्स आती है, लाइक डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, या फिर आर्किटेक्चर इंजीनियर्स हो गए। ठीक है, तो ये जो भी प्रोफेशनल जॉब्स हैं वो नोक ए कैटेगरी में आती है। ठीक है, और नोक बी कैटेगरी में क्या आती है, जो स्किल ट्रेड्स जॉब्स होती है, टेक्निकल जॉब्स होती है, वो आती है नोक बी कैटेगरी में। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो 2 ईयर्स डिप्लोमास ग्रेजुएट करके मतलब जॉब मिलती है जिनको फुल टाइम, वो नोक बी कैटेगरी में ही होती है, क्योंकि उनकी टेक्निकल जॉब होती है, स्किल ट्रेड जॉब होती है। अब आप मुझसे पूछोगे कि मेरी कौन सी जॉब है, मैं एज अ इंजीनियर हायर हुआ हूँ, वहाँ पे फील्ड कोऑर्डिनेटर हायर हुआ हूँ। तो मेरी अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं जस्ट हायर ही हुआ हूँ, तो मेरी नोक बी कैटेगरी है, बट मैं फील्ड कोऑर्डिनेटर से जैसे ही प्रमोट होऊंगा एज अ इंजीनियर, लाइक डिज़ाइन इंजीनियर कुछ, तो मैं नोक ए कैटेगरी में आ जाऊँगा। और फिर उसके बाद तो चलता ही रहता है, अगर आप मैनेजर बन जाते हो तो नोक ओ कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है, बट स्टार्टिंग में नोक बी कैटेगरी बेस्ट है अगर आपको मिल जाती है, और कई फील्ड में आपकी प्रमोशन होकर आप नोक ओ में या ए में पहुंच जाते हैं, कई फील्ड में नहीं पहुंच पाते। ठीक है, नोक सी इंटरमीडिएट जॉब्स होती है, लाइक फूड एंड बेवरेजेस जो सर्वर्स होते हैं, जो आपने देखा होगा फूड एंड बेवरेजेस सर्वर्स होते हैं ना, उनको नोक सी कैटेगरी में माना जाता है। या फिर लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जो ट्रक होता है ना, लॉन्ग हॉल ट्रक होता है, उसको जो ड्राइव करते हैं, वो ट्रक भी नॉक सी कैटेगरी में आता है। नॉक डी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। लेबर जॉब, जितनी भी लेबर जॉब है, क्लीनिंग जॉब होगी, फ्रूट पिकर होते हैं, वो नॉक डी कैटेगरी में आती है। तो जब भी स्टूडेंट कनाडा में आता है और जो भी जॉब्स करता है फैक्ट्रीज वगैरह में, वो सारी लेबर जॉब होती है, वो नॉक डी में आती है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये पीआर किससे मिलती है। कई प्रोविंस जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे नॉक सी और डी को भी कंसिडर कर लिया जाता है। बट मैं यहाँ पे अभी बात करूँगा ओंटारियो की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड्स है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पे नॉक बी एटलीस्ट आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके आइल्स बैंड होने चाहिए। अगर आपकी नोक ओ कैटेगरी है तो ऑब्वियसली आइल्स बैंड्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोफेशनल जॉब है। फिर नोक ए के थोड़े कम होने चाहिए, नोक बी के थोड़े कम होने चाहिए, ऐसे। क्योंकि जो लेबर है उसको इतनी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, बट जो डॉक्टर है उसको इंग्लिश की इतनी ज़रूरत है, इसलिए बैंड्स भी क्लासीफाई कर दिए जाते हैं नॉक कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गैस मेरी नॉक बी कैटेगरी है, बट प्रमोशन के बाद, मतलब 3-4 महीने के बाद, मुझे नॉक ए में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ऐसे मुझे बताया जा रहा है। क्योंकि जो मेरे ग्रेजुएट्स हैं वो अब इंजीनियर्स बन गए, डिज़ाइन इंजीनियर्स मेरी वाली कंपनी में। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसी वाले ग्राफ को देख के कि मुझे भी अगर प्रमोट करते हैं तो मैं भी नॉक ए कैटेगरी में आ जाऊँ। जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ, जहाँ से मैंने कोप की थी, ऑब्वियसली उन्होंने मुझे हायर नहीं किया, ना कि मैंने बाहर से अप्लाई किया है। मैंने कॉलेज में जो कंपनी आई थी मैंने वहाँ अप्लाई किया था और मुझे जॉब्स मिल गई। मैंने मतलब लगभग 8-9 कंपनियों में अप्लाई किया था, और इंटरव्यूज़ मुझे लगभग आ ही गए थे, सबके 6-7 के इंटरव्यू आ गए थे, और मेरे को तीन कंपनी में हायर कर लिया गया था। ठीक है, अब मैं नाम जिसमें अभी हायर हुआ हूँ उसका नाम नहीं बताऊंगा, बट मैं और कंपनी का बताता हूँ। तो मैं एमटीओ में भी हायर हो गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, एंड सैनिटरी एंड सीवेज, जो कैम्ब्रिज है एक शहर है, वहाँ पे भी हायर हो गया था। ये दोनों जॉब गवर्नमेंट जॉब थी। और जो अभी मैं कंपनी में जिसमें करंटली काम करूँगा, ये बहुत एक बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आगे, प्रमोशंस की, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप पूछोगे आपने गवर्नमेंट कंपनियों में क्यों नहीं अप्लाई किया है, क्यों नहीं चूज़ की। मैं एमटीओ में ही जाना चाहता था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, बट रीज़न क्या हुआ, जब हमें ऑफ़र आता है तो हमारे पास 3 दिन का टाइम होता है उसको एक्सेप्ट करने का या डिक्लाइन करने का। तो जो मैंने अभी कंपनी चूज़ की, इसका मुझे ऑफ़र सबसे पहले आया, तो मैंने 3 दिन इसका वेट किया, क्योंकि लास्ट दिन मुझे बताना था चूज़ करना है या नहीं करना है। और एमटीओ का अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया था। जैसे मैंने चूज़ किया उसके 3-4 दिन बाद एमटीओ का भी आ गया कि हम आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था, मैं उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था। तो गाइस ऐसा हुआ मेरे साथ, बट फिर भी मैंने पता किया एंड और चीज़ें देखी,
तो गाइज़ मेरे को ये भी देखना है कि यार एक्सपेंस कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस है, क्योंकि मैं दूसरे शहर में अगर मूव करूँगा तो ऑब्वियसली जो मूविंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए मैं प्रेफर कर रहा था कि मैं लंदन में रहूँ, यहाँ पे मेरे कनेक्शन है, मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे अपने घर में ही जॉब मिल गई है। तो लंदन में ही मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई और सब बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी जॉब परसों से शुरू होने वाली है, मतलब ट्यूसडे से। आई होप फॉर द बेस्ट कि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हो उस कंपनी में, और आप भी मतलब विशेष दो मुझे अच्छी अच्छी कि मैं उस कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस। तो गाइस जब आपको फुल टाइम जॉब चूज़ करनी है तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर आपको मूव करना पड़ेगा दूसरे प्रोविंस में तो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। तो हर चीज़ को कंसीडर करके ही आपको अपना डिसीजन बनाना है। मोस्टली यही होता है कि नॉक बी में अगर आप 1 साल काम करते हो तो उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट रिसेंटली जैसे कि बहुत पाथवेज आए हैं, काफ़ी पाथवेज गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं पीआर कैटेगरी के लिए। अभी रिसेंटली हुआ था कि जो एसेंशियल वर्कर्स जिनके 1570 आवर्स कुछ थे या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस था, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस काफ़ी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। इसके लिए अकेले सिर्फ नोक ABC कैटेगरी से ही पीआर नहीं मिलती, और भी बहुत पाथवेज हैं, काफ़ी सारे पाथवेज होते हैं। स्किल्ड वर्कर्स के अलग होते हैं, एक्सप्रेस एंट्री अलग होती है। इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ काफ़ी सारे पाथवेज हैं। अभी रिसेंटली एक गया था, वो भी बहुत अच्छा पाथवे थी कि मेरे जॉब जो मेरी फील्ड थी उसमें मुझे कैसे जॉब मिली। बट हर स्टूडेंट जो कोर्स से ग्रेजुएट होता है उसको उसी फील्ड में फुल टाइम जॉब नहीं मिलती। काफ़ी स्टूडेंट हॉस्पिटैलिटी से ग्रेजुएट होते हैं, मैनेजर वो सेल्स में होते हैं। तो इसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स आप देखोगे कि जो उनकी फील्ड है, जो इस फील्ड में उन्होंने स्टडी की है, वो वहाँ पर फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में कर रहे हैं। तो इट्स ओके अगर आपका इंटरेस्ट बाद में कोई और फील्ड में बन जाता है तो आप वहाँ पे फुल टाइम कीजिए। तो मैं काफ़ी स्टूडेंट्स देखता हूँ जिनका सेल्स में मैनेजर्स हैं, या फिर रेस्टोरेंट्स में, या फिर टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं, कोई प्लम्बिंग, कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई सिविल, कोई आर्किटेक्चर, डिफरेंट फील्ड से। आपको फुल टाइम जॉब आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखना है। तो गाइस ये वीडियो ऐसी ही थी कि मैंने आपको बताया कि मेरे को जॉब कैसे मिली है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या क्या क्या तरीके हैं अप्लाई करने के लिए। और मेक श्योर आप ध्यान रखें जब भी आप कहीं अप्लाई करते हो तो वहाँ पे मैं सेटल हो पाऊँगा या नहीं, या वहाँ पे जो एक्सपेंसेस आएंगे मैं उनको अफोर्ड कर पाऊँगा या नहीं। तो बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अगर आपके पास ओंटारियो में कार है और आपको वैंकूवर मूव करना है तो इतनी दूर ड्राइव आप कैसे करके जाओगे? आप ड्राइव कर लोगे या आपको गाड़ी वहाँ पे शिप करवानी पड़ेगी, उसका कॉस्ट क्या आएगा? बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। ये नहीं कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आप ये सारे खर्चे एकदम से अपने ऊपर डाल दो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आपको इससे थोड़ा पता चला होगा कि कैसे जॉब्स ढूंढते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं कनाडा में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्रेस द लाइक बटन, दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को जिसने नहीं किया है। तो थैंक्स, आप हर एक वीडियो को सपोर्ट करते। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के कि मैंने एक ग्रुप बनाया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको भी दिक्कत आती है एकोमोडेशन की, अपनी जॉब्स की। उस ग्रुप में मैं सारे स्टूडेंट्स को डाल दूंगा ताकि एक दूसरे की हम सब हेल्प कर सके। लंदन में ही हूँ मैं लंदन में स्टे करूँगा। आई डोंट नो कब तक स्टे करूँगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, किसी को भी हेल्प चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग। चलो बाय बाय।